हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर तैयारी करवाने वाले हैं आप लोगों का रीट का, और रीट का आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 27 फरवरी को होगा। तो जैसे सीटेट में जो है कि पेपर फर्स्ट आता है और पेपर सेकंड आता है, वैसे रीट में L1 L2 यानी कि लेवल फर्स्ट की यहाँ पर हम आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं और ईवीएस के ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसे ही आपके रीट में जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, देखिएगा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ। प्रश्न नंबर 1 है कि रबी की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या फिर अलसी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। रबी, खरीफ, जायद, यहाँ से आपके जो है रीट में क्वेश्चन बनेंगे। तो रबी की जब फसल की बात की जा रही है तो ऐसी फसल जो मानसून के बाद शुरू होती है, जिसका मतलब जैसे अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। इसमें क्या आता है आपका सरसों आ जाता है, ठीक है, अलसी आ जाता है, गेहूं आ जाता है। ऐसी फसलें, जितनी भी फसलें होती हैं, ऐसी फसलें जो वर्षा के बाद यानी कि जब मानसून ख़त्म हो जाता है, वर्षा अक्टूबर से जो शुरू होती हैं और अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है, ऐसी फसलें जो है रबी की फसलें होती हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिला, अलसी मिल गया। क्लियर? इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीटेट में क्वेश्चन जो होता है पेडागोजिकल क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का कॉन्सेप्ट 15 नंबर का पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे, पेडागोजी के प्रश्न नहीं आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई, हम बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं? अनुशासन बनाने के लिए, परीक्षा करवाने के लिए, या फिर प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसमें सुधार लाने के लिए हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा कि बाल केंद्रीय शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे बाहर है, निगेटिव है, कि बाल केंद्रीय शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं है। तो भाई, बालक की बात करें तो बालक खेल भी पसंद करेगा, बच्चों को प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों को जो है बोध होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर निष्क्रियता की बात की जाए तो ये बच्चों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बच्चों को निष्क्रिय नहीं, सक्रिय, बच्चा सक्रिय खोज करता है भाई। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? तो क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। क्लियर? क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? प्राचीन काल में बात की जा रही है जब हमें हमारे रिश्तेदार, हमारे किसी के पास, चाहने वाले के पास जब हम अब संदेशा भेजते थे, किस माध्यम से भेजते थे? क्या फैक्स के द्वारा भेजते थे? मोबाइल तो भाई थी ही नहीं। हरकारे के द्वारा भेजते थे या फिर टेलीफोन के द्वारा? तो हमें लगता है कि टेलीफोन भी इतना नहीं चला था, क्योंकि बात की जा रही है प्राचीन काल की, बात की जा रही है। तो प्राचीन काल में जब संदेश भेजना होता था, संदेशों का संचार करना होता, तो हर कार्य के माध्यम से। हर कार्य का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो संदेश को लेकर इधर उधर गांव में जाकर संदेश देता था, उसको हर कार्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपके 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न हैं यहाँ पर। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। ऐसा उदाहरण जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा कुछ बताना है, ऐसा उदाहरण बताना है जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि श्रव्य भी हो और दृश्य भी हो। ठीक है, रेडियो, क्या हम रेडियो को देख सकते हैं? नहीं देख सकते भाई, सुन सकते हैं, रेडियो को देख नहीं सकते। टेप रिकॉर्डर को क्या कर सकते हैं? टेप रिकॉर्डर को भी हम सुन सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते। बुलेटिन बोर्ड को, इसको भी हम सुन सकते हैं। लेकिन बात की जाए टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न को, टीवी को हम देख सकते हैं और मन किया तो उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फॉर्म फिल कर लिए हैं,
क्योंकि यहाँ पर रीट की जो तैयारी होगी पेपर फर्स्ट की पेपर सेकंड की दोनों लगातार डेली होगी। ठीक है, तो आप लोग क्लास को वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, फूल डोर का मेला कहाँ लगता है? बताइए, फूल डोर का मेला कहाँ लगता है? अगर ऐसे फैक्ट के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको समझ आएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि पेडागॉजी के होते हैं तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फूल डोर का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, जैसलमेर में, शाहपुरा में या फिर अलवर में? तो यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, शाहपुरा में लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? देखो, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है रीट में, क्योंकि ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपके पिताजी मतलब आपके पिताजी तो आपके पिताजी हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो साले हैं, साले क्या होंगे? आपके मामा जी होंगे। और मामा जी की जो माँ होंगी वो क्या होंगी? मामा जी की जो माँ होंगी वो क्या होंगी भाई? नानी होंगी। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर? बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। सूर्य का निकटतम ग्रह की बात की जाए तो क्या बृहस्पति होगा, पृथ्वी होगा, बुध हो गया, फिर मंगल होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉक आपका सी ऑप्शन, कि जो सूर्य का निकटतम ग्रह होता है वो बुध होता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 9, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है कि क्या इंगित करता है? या आपने इसको देखा है, इस सिंबल को आपने देखा है? बिल्कुल देखा होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, क्या इंगित करता है? इस सिंबल को देखिए और बताइए, चौराहा है क्या? ये चौराहा इंगित करता है, या फिर पैदल पारपथ, रेलवे क्रॉसिंग, या फिर संकरी पुलिया? क्या है ये? तो ये है जेब्रा क्रॉसिंग, जिसको बोलते हैं पैदल पार पथ। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर रोड को आप पार कर रहे होते तो ऐसे सिंबल आपको दिखाई देते हैं कि आप पैदल पार कर सकते हो रोड को। ठीक है, तो पैदल पार पथ है, हमेशा याद रखिएगा अगर ऐसे सिंबल दिखे तो। प्रश्न नंबर 10, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है आपका? जनगण मन, ये क्या है भाई? नेशनल एंथम है। वंदे मातरम, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। शिविर पंचांग होता है जो कि पूरा लास्ट में होता है ना, सिविल पंचांग। लेकिन राष्ट्रीय शक क्या होता है? राष्ट्रीय शक को क्या बोलते हैं आप? कैलेंडर बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? कैलेंडर बोलते हैं। ये जो कैलेंडर होता है ये क्या होता है? तो हमारा राष्ट्रीय शक होता है, जिसको बोलते हैं शक संवत। ठीक है, तो कैलेंडर हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये राष्ट्रीय पंचांग है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, या फिर तेजा जी? तो आप याद रखिएगा तेजा जी का। ठीक है, तेजा जी का जो संबंध है वो लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। क्लियर? आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12 को, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। जो सड़क मार्ग मतलब जो रोड पे सड़क पे चलते हों। जीप, ठीक है, जीप चलती है भाई रोड पे। स्कूटर भी चलती है, क्या नाव चलती है? नहीं चलती है। साइकिल चलती है सड़क पे, कार चलती है, लेकिन क्या जेट चलता है? नहीं चलता भाई, वो तो आसमान में चलता है। बस चलता है, ट्रक चलता है, ई रिक्शा भी चलता है, बैलगाड़ी चलती है, ऊँट गाड़ी, फ्लाइंग कार नहीं चलता। इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि बात ही की जा रही है कि सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 13, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है? आप आजकल बहुत सा देखने को मिलता है, प्लेटलेट कम हो गया है। ठीक है, प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट की संख्या कम हो गई है, इतनी हो गई है, 20 हो गई है, 40 हो गई है, 1 लाख जो है हो गई है, जबकि 2.5 से 3 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो बात की जा रही है कि किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है? क्या चिकन पॉक्स के कारण, मधुमेह के कारण, मधुमेह जिसको शुगर बोलते हैं, या फिर अब अमीबा एसिस के कारण, या फिर डेंगू? तो डेंगू के कारण जो है प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। क्लियर?
प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, क्वेश्चन भाई जब पेपर है आपका राजस्थान शिक्षक भर्ती, ठीक है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की जा रही है। अब राजस्थान जा रहे हो एग्जाम देने तो राजस्थान से ही क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, वहाँ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर की बात की जाए, मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? क्या जयपुर को कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है, ब्यावर को? ये सब राजस्थान के ही पार्ट हैं, लेकिन जब बात की जाए मैनचेस्टर की तब भीलवाड़ा को कहा जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 15, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, अभी राजसमंद में? तो आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जैसलमेर में। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया था? राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए, कौन से समुदाय के लिए वन और जो वन में रहने वाले प्राणी जीव जंतु हैं उनके बचाव के लिए धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया था? तो गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई, मेड़ा। तो आपने पढ़ा है अमृता बिश्नोई को, सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो चैत्र मास के अमावस्या पूर्णिमा पे जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, जो त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो महावीर जयंती हो जाएगा क्या? गांधी जयंती? तो गांधी जयंती तो भाई नहीं होगा, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। अंबेडकर जयंती या फिर हनुमान जयंती? तो महावीर जयंती और हनुमान जयंती में आप बताइए क्या होगा? तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, महावीर जयंती। ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है महावीर जयंती। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। हिमाचल प्रदेश में जल को जमा करने के लिए पुरानी संकल्पना का नाम बताना है आपको। जल को जमा करने के लिए क्या बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सुरंगम कहते हैं, कट्टा कहते हैं, कुल्ल कहते हैं, एरिस कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो जल होता है उसको जमा करने के लिए एक ऐसे नाव जैसे बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कुल्ल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, कुल्ल बोलते हैं। कुल्ल आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया जून 2014 में। ठीक है, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया गया जून 2014 में। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। देखो, अगर फैक्ट है तो फैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, फैक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? और यहाँ पर पूछ सकता है भाई कि सांप प्राणी जगत के किस संवर्ग का है, छिपकली प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। बताइए, मगरमच्छ क्या उसके पैर होते हैं, वो चलता है या फिर रेंगता है? अच्छा बताइए, सांप चलता है कि रेंगता है? ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर जब बात की जाए मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है, तो पक्षी तो है नहीं भाई मगरमच्छ, है ना, मछली भी नहीं है, जल स्थलचर यानी कि जल में भी रहता है और थल में भी, चर में भी रहता है, ये तो ठीक है। लेकिन बात की जा रही है कि किस जगत के किस प्राणी के संवर्ग में आता है, तो सरीसृप है, क्योंकि आपने मगरमच्छ को देखा होगा और रेंगते हुए चलता है। ठीक है, और जब सांप है, सांप क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 21, सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर का है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का है, जोधपुर का? ये सभी राजस्थान के पार्ट हैं। ठीक है, ये सभी राजस्थान के, लेकिन आपको बताना है कि सूर्य नगरी किसका नाम है। तो सूर्य नगरी है आपके, बताइए किसका नाम भाई? क्या लॉक होगा यहाँ पर? जैसलमेर लॉक होगा कि जोधपुर? यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 22,
निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करना है। वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन। नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, इनका क्या हार्मोन है और इनका क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, क्या वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना, या फिर इंसुलिन का कार्य होता है अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, टेस्टोस्टेरोन का काम होता है मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना, या फिर प्रेस्टोएरोन का अर्थ होता है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। तो सबसे पहले जो वृद्धि हार्मोन होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनका कार्य होता है अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। ठीक है, अंगों में वृद्धि, आपने वृद्धि से यहाँ लगा लिया, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, यानी कि पहले का बी ऑप्शन लॉक हो गया। यहाँ पर देखिए पहले का सी है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन कट गया। पहले का ए है, इसलिए ए ऑप्शन कट गया आपका बी ऑप्शन, और पहले का डी है, इसलिए आपका डी ऑप्शन कट गया। आपका सी ऑप्शन बचा, इसी ऑप्शन को हम लॉक कर दें, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले का बी है और दूसरे का क्या है, पहले का बी, दूसरे का डी। इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना, डी। और टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है क्या, नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना, और प्रोजेस्टेरोन का मतलब होता है सी, मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गया, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो गया। आप क्वेश्चन को, आंसर को काटना सीखो कि क्या क्या काट सकते हैं, क्या क्या कर सकता है। प्रश्न नंबर 23, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है। 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को, 5 सितंबर को। तो आप सभी को पता होगा कि खादी से भाई कौन जुड़े थे, तो गांधी जी जुड़े थे। जब गांधी जी जुड़े थे तो गांधी जयंती कब मनाया जाए, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका मतलब 2 अक्टूबर को विशेष छूट दी जाती होगी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 24, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है। हम पर्वत पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाता है, खड़ी ढलान। हम ढलान पे नीचे तो नहीं आ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन, अत्यधिक ठंडा मौसम। ऐसा भी नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना। कम वायुदाब या फिर बर्फीली हवा। गलत, कम वायुदाब। कम वायुदाब का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी होना। तो जैसे जैसे हम पर्वतारोहण पे ऊपर चढ़ने लगते हैं, सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण होता है कम वायुदाब। क्लियर, आगे देख प्रश्न नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आपको यहाँ दिखा पर्यावरण, बाकी सारे क्वेश्चन कैसे हैं, सारे प्रश्न आपके पर्यावरण के ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक, जैविक का मतलब होता है जो भाई चलता फिरता हो, जिसमें जान हो। ठीक है, जिसमें जान हो। लेकिन जब अजैविक की बात की जा रही है तो जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो। जैसे कि पादप हैं, वो भी आपके जैविक हैं। जंतु होते हैं भाई, जानवर होते हैं, वो जैविक होते हैं। जीवाणु होते हैं, वो भी जैविक होते हैं। लेकिन वायु की बात करें, हवा की बात करें, तो जैविक ना होकर ये अजैविक होते हैं। क्लियर, और बात की जा रही है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यही अजैविक घटक है। जैविक अजैविक भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे प्रश्न नंबर 26 को, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन क्या होता है। अच्छा बताइए, रेशम का कीट किस पे पलते हैं, तो मलबरी के पत्तों पे पलते हैं। मलबरी के पत्तों पे पलते हैं। रेशम का कीट जो होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर से दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, और रेशम का कीट किस पे पलता है, तो मलबरी के पत्तों पर पलता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं शहतूत। शहतूत का पत्ता। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा शहतूत की पत्तियां। रेशम के कीट का भोजन होता है शहतूत की पत्तियां। क्लियर, आगे प्रश्न नंबर 27, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है। कोकेन पाया जाता है क्या, कैफीन पाया जाता है,
निकोटीन पाया जाती है, मार्फिन पाया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा निकोटीन। मार्फिन अपना एक प्रकार का अलग ही है, अफीम से मार्फिन। प्रश्न नंबर 28, रेबीज रोग का कारक होता है, कहते नहीं रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है रेबीज, है ना। और रेबीज रोग का कारक होता है क्या, उसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि रेबीज हो गया, जिसमें सर दर्द हो गया, पूरे शरीर में टूटना हो गया, ये सारी चीज़ें होता है। तो रेबीज रोग का कारक होता है वायरस होता है, प्रोटोजुआ होता है, बैक्टीरिया होता है, प्लाज्मा होता है। तो क्या होता है, तो रेबीज रोग जो होता है वह वायरस होता है, ठीक है, वो फैलता है, वायरस। प्रश्न नंबर 29, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण होता है, जो जानवर से हमें रेशे प्राप्त होते हैं उसके उदाहरण बताइए। क्या होता है, कपास होता है, भाई कपास तो उगाया जाता है। पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर एक कपड़ा जैसे होता है, कपड़ा ही कह लीजिए। नायलॉन होता है या फिर रेशम, तो हमें जो जानवर से प्राप्त होते हैं वो रेशम होता है, जैसे कि रेशम का कीटों से, रेशम का जो कीट होता है उससे हम रेशे तो प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, ऐसा बताइए जो जल ऐसा आपको बताना है यहाँ पर कि जो जल प्रदूषण नहीं है, जो जल से नहीं फैलता है। घरेलू बहिस्राव, भाई ये तो जल प्रदूषण, घर में इधर उधर गंदगी है तो उससे जल प्रदूषण होगा। बहित जल, अगर बहता हुआ जल है तो जल प्रदूषण होगा, सिंपल सी बात है। औद्योगिक बहिस्राव या फिर ह्यूमस पदार्थ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, औद्योगिक, जो बहुत सारे फैक्ट्रियाँ उद्योग होते हैं वहाँ पर अगर बहता हुआ जल देखो तो उससे भी जल प्रदूषण होगा। लेकिन ह्यूमस पदार्थ क्या होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो कोई भी आप फ्रूट रख दीजिए, कोई भी सब्जियाँ रख दीजिए, जब सड़ गल जाती हैं तो उससे क्या जल प्रदूषण होता है, नहीं होता, उससे वायु प्रदूषण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया, और आज से ही अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, इतनी तैयारी भी आपके लिए कम पड़ जाएगी। और क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस। डेली क्लासें आपकी चलेंगी हर सब्जेक्ट की, पेपर फर्स्ट की भी, पेपर सेकंड यानी कि लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड।